हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करते हैं तो क्या होगा, वो कैसे बिहेव करेगा। रिलीज करते हैं का मतलब इट इज़ फ्री टू मूव, किसी बाउंडेड स्टेट में नहीं है, फ्री है, और उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसका क्या बिहेवियर होगा। अब इससे पहले कि मैं ये पूरा डिस्कशन स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा एक रिमाइंडर आपको दे दूं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। हालांकि आपको मैंने पहले बताया है अपने पहले वाले लेक्चर में, सो इट इज़ जस्ट अ रिमाइंडर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेज एट रेस्ट सेपरेटेड बाय स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, इसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया है, NH4, NaCl, HCl, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेली लाइफ में। तो ये आपको मालूम है, राइट। तो क्या मैंने बताया कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, पॉइंट चार्जेज, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेज एट रेस्ट सेपरेटेड बाय स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, राइट। ऐसे सिस्टम को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, जिसकी लेंथ को नॉर्मली आप 2L से डिनोट करते हैं, क्योंकि कई बार इसका हाफ करना पड़ता है आपको, तो कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती है। और ये इसका रेफरेंस पॉइंट होता है सेंटर, राइट, क्योंकि इसको आप रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल से अगर आपको लेना है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है और इसका डिस्टेंस डाइपोल से मुझे लेना है, तो मैं यहाँ से डिस्टेंस लूँगा, इसलिए इसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। फिर डाइपोल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप डाइपोल मोमेंट कहते हैं, P से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू सेपरेशन। मैं हमेशा इसको बोलता हूँ कि चार्ज इनटू सेपरेशन याद करिए आप, Q इंटू 2L याद मत करिए, क्योंकि Q इंटू 2L के केस में होता यह है कि आज की डेट में आप पढ़ेंगे Q इंटू 2L, 10 दिन बाद वो हो जाएगा 2QL, और फिर कुछ टाइम के बाद आप कहेंगे Q इंटू 2 इंटू सेपरेशन। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यानी लेंथ को आप L को आप सेपरेशन मान लेंगे और 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बेटर यह है कि आप इसको चार्ज इनटू सेपरेशन याद करें। तो ये डाइपोल मूवमेंट है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, राइट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करेंगे तो क्या होगा। यहां पर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको याद दिला दूं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म होती है, सारे स्टूडेंट्स की एक जैसी होती है, तो इसलिए उसको यूनिफॉर्म बोला जाता है, या आर्मी यूनिफॉर्म बोला जाता है, या पुलिस यूनिफॉर्म बोला जाता है। तो यूनिफॉर्म मीन सेम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कह रहे हैं तो फिर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन हर जगह एक जैसी हो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट लाइन से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि अगर किसी चार्ज Q को आप E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर इतना फोर्स लगता है, ये भी आपने पढ़ा है कि Q चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो Q इंटू E फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, हमारे इस डिस्कशन में काम आने वाली हैं, इसलिए मैंने आपको एक रिमाइंडर दे दिया। तो अब देखते हैं कि अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करेंगे तो क्या होगा, राइट। तो मान लीजिए ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिलीज किया। ये इसके डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, ये इसके दो चार्जेज हैं। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट के बारे में भी मैं याद दिला दूं। डाइपोल मूवमेंट आपको डाइपोल के बारे में दो बातें बताता है। एक तो डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है कि डाइपोल एज ए सिस्टम कितना बढ़िया है, और डाइपोल का अलाइनमेंट भी बताता है। जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मुझसे पूछा जाए कि साहब क्या अलाइनमेंट है डाइपोल का, किस अलाइनमेंट में ये रखा हुआ है, तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, तो ये एंगल थीटा है, तो मैं कहूँगा कि ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो नाउ लेट्स सी कि क्या होगा।
तो जैसे मैंने बताया कि Q चार्ज को अगर आप E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और ये फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसी तरह से निगेटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगा Q इंटू ई, लेकिन ये फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये दोनों चार्जेज पे फोर्स लग रहे हैं। अब डाइपोल को अगर मैं एज ए सिस्टम देखता हूँ, एज ए सिस्टम अगर मैं इसको देखूँ तो इस पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। नेट फोर्स इज ज़ीरो। अब क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो ये किसी तरह का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर पाएगा। किसी बॉडी पे अगर मान लो ये एक बॉडी है, इस पर मैं 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करूं और 10 न्यूटन फोर्स मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई करूं, राइट, तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं, तो नेट फोर्स वुड बी ज़ीरो। लेकिन इन फोर्सेस को अगर आप देखें तो ये इक्वल है, नंबर वन, अपोजिट भी है, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये इस लाइन ऑफ एक्शन में काम कर रहा है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। और क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि ऐसे फोर्सेस एक कपल फॉर्म करते हैं। अब इसी केस में अगर मैं कहूं कि अगर यही बॉडी है और यही दो फोर्सेज हैं, 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में मैंने अप्लाई किया और 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो अब डिफरेंस ये है कि इक्वल अभी भी है, अपोजिट अभी भी हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन इनका अलग अलग है। तो ये फोर्सेज एक कपल फॉर्म करेंगे और इस बॉडी को रोटेट कर देंगे, राइट। तो आपने डाइपोल को रिलीज किया, ये दो फोर्सेज लगे, इक्वल अपोजिट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहे हैं, एक कपल जनरेट होगा। यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैं ऐड कर दूं कि कपल में और टर्क में डिफरेंस होता है, कि जो टर्क होता है दैट इज जनरेटेड बाय अ सिंगल फोर्स एंड डिपेंड्स ऑन एक्सेस ऑफ रोटेशन। टर्क एक सिंगल फोर्स जनरेट करता है और एक्सेस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। एक्सेस ऑफ रोटेशन अगर आप चेंज कर देंगे तो टर्क की वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन जो कपल होता है दैट इज जनरेटेड बाय टू फोर्सेज, जैसे आपने लिखा है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो बेसिकली हम यहाँ पे कपल की बात कर रहे हैं, यानी कपल से जो टर्क जनरेट होगा उसकी बात कर रहे हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है कि एनी वन ऑफ द फोर्स, क्योंकि दो फोर्सेज हैं और दोनों इक्वल हैं, तो कोई सा एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन्स ऑफ एक्शन, बिटवीन देयर लाइन्स ऑफ एक्शन, ये इसका फॉर्मूला है। कपल से जो टर्क जनरेट होगा उसका फॉर्मूला है। तो टर्क को अगर मैं टाउ से डिनोट करूं तो दोनों में से कोई एक फोर्स, तो दैट इज Q इंटू ई, ये फोर्स हो गया। अब बचा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस, राइट। तो इस फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है, इस फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब अगर मैं इसको, इस ट्राइंगल को ABC से डिनोट कर दूं और इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा ले लूं, तो साइन थीटा मुझे देगा BC, दैट इज परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय AB, दैट इज हाइपोटेनियस। और मुझको BC चाहिए और AB जो है वो डाइपोल की लेंथ है, जो कि हम नॉर्मली 2L लेते हैं, मैंने आपको अभी बताया पहले। इस लेंथ को आप 2L लेते हैं, तो हाइपोटेनियस आपका 2L है, तो BC है दैट इज 2L साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 2L साइन थीटा आ गया। और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि Q इंटू 2L जो है वो डाइपोल मूवमेंट होता है, तो दैट इज P इंटू E इंटू साइन थीटा। ये टर्क का फॉर्मूला आया और इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहें तो P क्रॉस E लिख सकते हैं, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। तो ठीक है, आपने डाइपोल को रिलीज किया तो इस पर एक टर्क लगा और ये टर्क का फॉर्मूला है। अब होगा ये कि ये जो कपल है या जो टर्क है ये इसको रोटेट करेगा। अब क्या होगा ये देखना है। तो नेट फोर्स तो जीरो है, किसी भी अलाइनमेंट में रख दीजिए आप डाइपोल को, किसी भी अलाइनमेंट में रख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, नेट फोर्स वुड बी जीरो।
लेकिन टर्क लग रहा है। अब क्या होगा वो देखते हैं। सो इतना टर्क लग रहा है पीई साइन थीटा, अगर आपने डाइपोल को थीटा अलाइनमेंट पे रखा है तो। और नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0 किसी भी अलाइनमेंट के लिए। अब अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें, सो दिस टर्क इज डिपेंडिंग ऑन 3 फैक्टर्स पी, ई एंड थीटा। अब अगर एक डाइपोल को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, तो डाइपोल मैंने ले लिया तो डाइपोल मोमेंट पी की वैल्यू फिक्स हो गई। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो ई की वैल्यू भी फिक्स हो गई। अब एक ही चीज़ है जो चेंज हो सकती है, थीटा। मैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एंगल पे रख सकता हूँ। सो देन दिस टर्क विल डिपेंड ऑन थीटा ओनली फॉर अ गिवन डाइपोल इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस टर्क विल डिपेंड ऑन थीटा। अब थीटा की बात करें इस फॉर्मूले में, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो टर्क भी नहीं लगेगा। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो फिर ये टर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, राइट। तो फिर मैक्सिमम टर्क लगेगा P इंटू ई। तो 2 अलाइनमेंट ऐसे हैं जिसमें टर्क भी नहीं लग रहा है, और फोर्स तो किसी भी अलाइनमेंट पे नहीं लग रहा है। 90 डिग्री पे मैक्सिमम टर्क लग रहा है। अब क्या होगा कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने डाइपोल को थीटा अलाइनमेंट पे रखा था, तो इस पे टर्क लगा था, तो ये टर्क इसको रोटेट करेगा, ये फोर्स इसको इस तरफ रोटेट करेगा, ये इसको ऐसे रोटेट करेगा, तो डाइपोल आपका रोटेट हो जाएगा। और रोटेट होते होते ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आएगा, यानी 0 अलाइनमेंट पे आएगा ये। तो इस अलाइनमेंट में टर्क कितना हो जाएगा? 0। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये डाइपोल रोटेट होते होते जब इस अलाइनमेंट में आएगा तो रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से रोटेट होते होते इसके पास रोटेशनल इनर्शिया आएगा, और वो रोटेशनल इनर्शिया उसको इस अलाइनमेंट में रुकने नहीं देगा, आगे बढ़ा देगा। अब डाइपोल रोटेट होके आपका इस अलाइनमेंट में आ गया, यहाँ पे फिर फोर्सेस लग रहे होंगे इन चार्जेज पे, लेकिन इस बार ये जो दो फोर्सेस हैं, जो कपल है, वो इसको रोटेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये डाइपोल फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब ये सिचुएशन और पेंडुलम की सिचुएशन एक जैसी है। अगर मैं पेंडुलम आपने क्लास 11 में पढ़ा है तो आपके लिए आसान होगा। इस अलाइनमेंट से पेंडुलम को अगर मैं रिलीज करता हूं तो पेंडुलम वापस आएगा, यहां आने तक इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, तो इस अलाइनमेंट इस पोजीशन पे रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ने लगेगा तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, जिसको आप रीस्टीयरिंग फोर्स कहते थे। वो फोर्स इसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करते हुए यहाँ रेस्ट पे लाएगा और ये पेंडुलम वापस जाएगा। यहाँ आते आते इसकी स्पीड फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेगा तो फोर्स इधर को लगेगा, तो ये फिर वापस आएगा। ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। जब आपने डाइपोल को इस अलाइनमेंट में रिलीज़ किया तो इस पर टर्क लगा, तो ये रोटेट हुआ, रोटेट होते होते रोटेशनल इनर्शिया इसके पास आया, तो इस अलाइनमेंट में ये रुका नहीं, ये आगे बढ़ गया। लेकिन जब आगे बढ़ रहा था तो टर्क अपोजिट लग रहा था, तो वो इसकी स्पीड को यानी एंगुलर वेलोसिटी को इसकी कम करेगा, रेस्ट में आएगा, फिर वापस जाएगा। तो ये और ये चीज़ एक जैसी है। वो लीनियर एसएचएम है, ये एंगुलर एसएचएम है। तो डाइपोल आपका एंगुलर एसएचएम करने लगेगा ऐसे ऐसे, जिसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ये एंगुलर एसएचएम करेगा, विल प्रूव इट मैथमेटिकली। लेकिन ये हमने देख लिया कि अगर डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करते हैं तो नेट फोर्स लगेगा 0, तो किसी तरह का ट्रांसलेटरी मोशन ये नहीं कर पाएगा। लेकिन इस पर एक कपल लगेगा, एक टर्क फॉर्म होगा उससे, और जिससे कि ये एंगुलर एसएचएम करने लगेगा। 2 अलाइनमेंट ऐसे हैं जिसमें टर्क भी नहीं लगेगा। इनकी बात भी डिटेल में करेंगे। पहले हम इसको प्रूव कर देते हैं मैथमेटिकली कि ये एंगुलर एसएचएम करेगा। मैथमेटिकली प्रूव कर देते हैं, लॉजिकली तो हम देख ही रहे हैं। तो वो बहुत आसान है। आपने देखा टर्क का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है।
torque equals to PE sin theta. Now for small values of theta, साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को आप थीटा लिख लेते हैं, कॉस थीटा को 1 लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा टर्क इक्वल्स टू PE इंटू थीटा। 11th क्लास में टर्क का फॉर्मूला था I इंटू एल्फा, जिसमें I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। F इक्वल्स टू M इंटू A का काउंटर पार्ट होता है टर्क इक्वल्स टू I इंटू एल्फा। ये लीनियर मोशन, ये रोटेशनल मोशन। तो टर्क का फॉर्मूला I इंटू एल्फा इक्वल्स टू PE साइन थीटा, PE थीटा सॉरी। और अभी आपने देखा जब आपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो जो टर्क लग रहा था वो थीटा के अगेंस्ट लग रहा था, अपोजिट, थीटा के अपोजिट लग रहा था। थीटा आपका इधर है और टर्क अपोजिट है, तो क्योंकि ये दोनों अल्फा और थीटा का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस, यहाँ से अल्फा आएगा आपका माइनस PE अपॉन I इंटू थीटा। अब जैसे मैंने कहा कि फॉर अ गिवन डाइपोल इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर अ गिवन डाइपोल इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा ब्रैकेट कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है इसमें। एक डाइपोल में अगर आपको दे दूं तो उसका डाइपोल मोमेंट फिक्स हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रख दिया तो E की वैल्यू भी फिक्स हो गई और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फिक्स हो गया डाइपोल का। तो ये पूरा ब्रैकेट एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हटा के अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज़ करूं तो ये हमारा रिलेशन ये आ रहा है, और यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है। क्या होती है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैथमेटिकली प्रूफ हो गया। आपसे कहेंगे साहब टाइम पीरियड बताओ, तो SHM में टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला क्या होता है? T इक्वल्स टू 2 अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला होता है। कोई भी बॉडी SHM कर रही है, टाइम पीरियड फाइंड करना है तो ये जनरल फार्मूला है। तो ये फार्मूला अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो ये है, देखो, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सेलरेशन। तो थीटा अपॉन अल्फा अगर यहाँ से निकालूंगा तो जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 अंडर रूट, राइट, एंड दैट विल गिव यू I अपॉन PE। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। आप चाहें तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आप टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ये आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो एंगुलर SHM करेगा और उसका टाइम पीरियड इतना होगा, राइट। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, याद रखिएगा, और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये दो बातें कर लेते हैं, ये वाला, ये जो टर्क जिस पे 0 लग रहा है इसकी बात भी कर लेते हैं। तो आप देखिए कि ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अगर डाइपोल को इस अलाइनमेंट पे रखते हैं, यानी थीटा इक्वल्स टू 0 पे रखते हैं, या फिर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइपोल को इस अलाइनमेंट पे रखते हैं, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पे रखते हैं, तो ये दो अलाइनमेंट ऐसे हैं जिस पे फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी अलाइनमेंट में रख दीजिए, नहीं लगेगा। लेकिन ये दो अलाइनमेंट ऐसे हैं जिसमें टर्क भी नहीं लग रहा है। अब ना तो फोर्स लग रहा है ना टर्क लग रहा है, यानी ना तो ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है ना रोटेशनल मोशन हो रहा है, किसी तरह का कोई मोशन नहीं हो रहा है। अब अगर किसी तरह का कोई मोशन नहीं हो रहा है का मतलब डाइपोल आपका इक्विलिब्रियम में है। तो ये दो अलाइनमेंट ऐसे हैं जिसमें डाइपोल आपका इक्विलिब्रियम में है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम में है और यहाँ भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन दोनों इक्विलिब्रियम में डिफरेंस है कि कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। अब अगर आपको छोटी क्लास 11th क्लास की याद हो तो इक्विलिब्रियम को कैसे चेक करते हैं, जैसे मैंने अभी पेंडुलम की बात की थी, राइट। पेंडुलम को जब आप इस पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ये तो 2 डायमेंशनल फिगर है, तो किसी भी मान लो मैं पेंडुलम को इधर को डिस्प्लेस करूं या अंदर को डिस्प्लेस करूं या किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूं तो ये वापस यहीं आएगा, राइट।
तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है चेक करने का एक तरीका तो ये है, किसी भी बॉडी के लिए, नॉट ओनली फॉर डाइपोल या पेंडुलम की बात नहीं हो रही है, फॉर एनी बॉडी, कि कोई बॉडी किसी पोजीशन पे रखी है, रेस्ट पे है, किसी तरह का कोई मोशन नहीं कर रही है, अब आपको चेक करना है कि ये इक्विलिब्रियम इसका स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो आपका सिंपल तरीका है कि आप उस बॉडी को डिस्प्लेस कीजिए किसी भी डायरेक्शन में, अगर वापस उसी पोजीशन में बॉडी वापस आ रही है तो आप समझ लीजिए कि वो स्टेबल है, यानी बॉडी उस पोजीशन पे रहना चाहती है। और डिस्प्लेस करा आपने किसी डायरेक्शन में और बॉडी वापस नहीं आई तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इस बात को दूसरी तरह से समझते हैं कि जो मैटर होता है इन जनरल, मैटर इन जनरल इन एनी स्टेट हमेशा लोएस्ट एनर्जी लेवल पे रहना चाहता है। मैटर हमेशा ऐसी पोजीशन एक्वायर करना चाहता है जहां उसकी एनर्जी मिनिमम हो। अब यहां पे मास की बात हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी जहां पे मिनिमम होगी, मैटर हमेशा या बॉडी हमेशा उस पोजीशन पे रहना चाहेगी। अब देखो पेंडुलम का केस अगर आप देखें, अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लूं तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो आप इसको इस पोजीशन से किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे ये वापस यहीं आ जाएगा। अभी आप देखो, अगर आप पेंडुलम को इस तरफ ले जाते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी, या आप इधर को ले जाते हैं तो इधर को इंक्रीज होने लगेगी। तो जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे ये वापस यहाँ आने की कोशिश करेगा। इसी तरह से आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अब आपने डाइपोल को इस अलाइनमेंट पे रखा है, फोर्स भी नहीं लग रहा, टर्क भी नहीं लग रहा, इक्विलिब्रियम में, ठीक है, फाइन। अब स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो मैंने डाइपोल को डिस्प्लेस किया, डाइपोल को मैंने इस अलाइन यहाँ से डिस्प्लेस किया ऐसे, तो इस पर टर्क लगेगा इमीडिएटली, और वो टर्क इसको रोटेट करेगा ये, तो वापस लाएगा, फिर इस अलाइनमेंट पे वापस लाएगा। या अगर मैं इधर को डिस्प्लेस करता हूँ तो फिर इस पे टर्क लगेगा, इस बार इधर को लगेगा, ये फिर वापस जाएगा। तो आप देखिए ये बार बार इसी पोजीशन में वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। यहां चेक कर लो, अगर मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस करता हूं, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर, ये फोर्स इसको रोटेट करेगा ऐसे, ये फोर्स इसको रोटेट करेगा ऐसे, तो इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक, वापस आने के बजाय ये डाइपोल रोटेट होके इस अलाइनमेंट में वापस आ जाएगा, या नहीं आएगा वापस। यानी ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। और आगे चल के आप देखेंगे जब हम डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो आप देखेंगे कि इस अलाइनमेंट में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, -P/E। कैसे आया वो देखेंगे नेक्स्ट जब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है +PE। एग्जाम में समझाने के लिए आपके लिए ये वाला एक्सप्लेनेशन ज़्यादा आसान है। अगर आपसे कहेंगे साहब कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है और क्यों है, तो आप कहेंगे साहब इस अलाइनमेंट में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है इसलिए स्टेबल है, और इस अलाइनमेंट में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है इसलिए अनस्टेबल है, राइट। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये बिहेवियर है। तो मैं अगर कंक्लूड करूं यहाँ पे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिलीज किया फ्री स्टेट में, यानी किसी बाउंडेड स्टेट में नहीं है, किसी तरह का मोशन कर सकता है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने रखा तो नेट फोर्स 0 लगेगा, चाहे आप किसी अलाइनमेंट में रख दीजिए तो किसी तरह का ट्रांसलेटरी मोशन कर नहीं पाएगा। लेकिन उस पर एक कपल या टर्क लगेगा जिससे वो एंगुलर एसएचएम करेगा। दो अलाइनमेंट ऐसे हैं जिसमें टर्क भी नहीं लगेगा, तो वो इक्विलिब्रियम की स्टेट हो जाएगी, उसमें से एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। वो आपने देखा कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल, राइट। और आपने मैथमेटिकली भी प्रूव किया कि एंगुलर एसएचएम करेगा और उसका टाइम पीरियड क्या होगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।